अस्सलाम वालेकुम। इस प्रोग्राम में जिन मौज़ूआत पर बात कर रहे हैं उसमें शामिल है कि अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में अब से कुछ देर कबल अमेरिकन FBI ने एक रेड किया है जिसमें एक टेक कंपनी के सरबराह को गिरफ्तार किया गया है और ये इल्ज़ामात हैं कि वो ईरान के आर्मी और न्यूक्लियर प्रोग्राम को कोई हार्डवेयर सप्लाई कर रहा था। ये मामला क्या है, इसकी तफसीलात क्या है, इसके ऊपर हम तफसील से बात करते हैं। इसी तरीके से एक अहम मौजू ये भी कि अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने भी आज के दिन अब से थोड़ी देर कबल एक वोट के जरिए सदर ट्रंप को ईरान वॉर को रोकने का कहा है। ये बड़ी अहम डेवलपमेंट इसलिए है कि रिपब्लिकन्स में से कुछ लोगों ने वोट किया है अगेंस्ट द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि एक मेजर डेवलपमेंट है ओवरऑल ईरान के हवाले से जो सूरत हाल खित्ते में है। इसके ऊपर जो अपडेट्स हैं इस वक्त लेटेस्ट, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। लेकिन जो अहम मौजूआत आज के जिनके ऊपर मैंने गुफ्तगू करनी है वो इस हवाले से कि पाकिस्तान में जनरल आसम मुनीर एक मरतबा फिर से एक बड़ी आइनी तरमीम के लिए तैयारी पकड़ रहे हैं। प्रेशराइज किया जा रहा है, पसे पर्दा जो हाथ हैं वो इस वक्त मुतहर्रक हैं और ब्लैकमेलिंग का एक नया सिलसिला शुरू है। जो आइन के अंदर 28वीं मुजव्वजा तरमीम है, इसके ऊपर मैंने पहले भी बात की। आज आपको बताऊंगा कि मसला कहाँ पे है, बात कहाँ पे फंसी हुई है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले कैलिफोर्निया की खबर से बात का आगाज करते हैं। जो खबर रिपोर्ट हुई उसमें यह बताया गया कि FBI हैज रेडेड अ $35 मिलियन मेंशन इन साउथर्न कैलिफोर्निया आफ्टर एन ईरानियन टेक बॉस allegedly secretly supplied US military hardware to Iran's military and nuclear programs। इल्ज़ाम ये लगाया गया है कि $35 मिलियन का एक मेंशन है जिसमें एक ईरानियन टेक बॉस जो है, सदर है, ड्यूअल नेशनलिटी है, इन साहब की ईरानी सिटीज़न है और फिर अमेरिका में आके कारोबार किया, कामयाब हुए, अमेरिकन नेशनलिटी ली। लेकिन साहब ज़रा अब ईरान से ताल्लुक़ रखने वाले हर शख्स को अमेरिका में शक की निगाह से देखा जा रहा है। मैं इस खबर की तफसील पे जब आऊँगा और फिर हम जो दीगर पॉइंट्स हैं वो आपके सामने क्लियर होंगे। लेकिन ये खबर ये बताती है कि इनका एक बहुत बड़ा मेंशन जिसकी ये प्राइस है वहाँ पे रेड हुआ है FBI का, और इन पे इल्ज़ाम ये है कि ये ईरान की मिलिट्री और न्यूक्लियर प्रोग्राम को अमेरिकी फ़ौज का कोई हार्डवेयर दे रहे थे। ये क्या बात है, कौन सा हार्डवेयर है और जिसका क्या सबूत है, इसके ऊपर बात करते हैं। वो कहा जा रहा है जी साहब का नाम जो है वो जमशेद गोमी है, हैज़ बीन अरेस्टेड बाय एजेंट्स एंड इज़ अ ड्यूअल सिटीजन ऑफ ईरान। ही इज़ एक्यूज्ड ऑफ सेलिंग कंप्यूटर हार्डवेयर टू द ईरानियन गवर्नमेंट फॉर यूज इन इट्स मिलिट्री एंड न्यूक्लियर ऑपरेशंस। ये रिपोर्ट किया गया है कि वो कंप्यूटर हार्डवेयर वो सपोर्ट फराहम कर रहा था ईरानियन हुकूमत को, जो कि आगे ईरान की हुकूमत ने फिर अपने मिलिट्री और न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए इस्तेमाल करना था। प्रोसिक्यूटर्स अलेज गोमी, यानी कि जो बंदा गिरफ्तार हुआ है जमशेद गोमी, मेड मिलियंस ऑन दोज डील्स एंड इन्वेंटेड एलेबोरेट स्कीम्स टू हाइड द ट्रांजैक्शन। ये अब असल इल्ज़ाम है और ये आने वाला वक्त बताएगा कि ये किस हद तक साबित होता है। मैं इसको दोबारा पढ़ता हूँ कि प्रोसिक्यूटर्स अलेज गोमी मेड मिलियंस ऑन दो, मेड मिलियंस का तो कोई मसला नहीं है, बिलियंस भी लोग बनाते हैं, लेकिन किस पे, ऑन दोज डील्स, उस डील से ही पैसे बनते हैं, एंड इन्वेंटेड एलेबोरेट स्कीम्स। अब ये पता नहीं क्या बात कहना चाह रहे हैं। ये जो रिपोर्टिंग हुई है कि इन्वेंटेड एलेबोरेट स्कीम्स टू हाइड द ट्रांजैक्शन। अगर तो ट्रांजैक्शन हाइड की है तो फिर तो इसमें कोई दूसरी राय ही नहीं कि ये जुर्म है। चाहे साझा है कि अपेरेंटली ऐसे लगता है कि वो सिर्फ कंप्यूटर हार्डवेयर या ही फ्राहम कर रहा था, अच्छे बने हुए कंप्यूटर ईरानियन गवर्नमेंट को दे रहा था, जो ईरानियन गवर्नमेंट आगे जिस मकसद के लिए भी इस्तेमाल करे वो बात की बात है। लेकिन जो इल्ज़ाम इसमें समझ आता है वो कोई वो वाली कंस्पिरेसी वाली बात नहीं है जो हेडलाइन में नज़र आ रही है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम को कंप्यूटर हार्डवेयर दे रहा है। ये दे कंप्यूटर ही एक कंपनी है, एक टेक कंपनी है, और ये फ्राहम कंप्यूटर ही कर रहा था। अगर इल्ज़ाम की आप डिटेल में जाएं तो जो हेडलाइन में तासुर है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम की लिए कोई चीज़ें यहाँ से वहाँ मूव हो रही थी, खबर की तफसील में जाएं तो वो चीज़ नज़र नहीं आती। और जो चीज़ नज़र आती है और साझा है कि अगर वो अमेरिका में बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस करना उसका हक है। वो अगर बेच रहा है तो अगर अमेरिकन लॉज के तहत इजाज़त थी तो तभी बेच रहा होगा, अदरवाइज तो ये मुमकिन ही नहीं था। तो जो इल्ज़ाम लगाया गया है इस शख्स के ऊपर जिनका नाम जमशेद गोमी है वो ये है कि ही इन्वेंटेड एलेबोरेट स्कीम्स टू हाइड द ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शन हाइड नहीं आप कर सकते, और ट्रांजैक्शन हाइड करना चाहे वो जैसा भी जुर्म है उसकी जो भी सजा है वो अलग बात है, लेकिन ये जुर्म है।
और इसके ऊपर FBI लाजमी तौर पे गिरफ्तार करती है और करना भी चाहिए। लॉ वायलेट नहीं हो सकता अमेरिका में। अब वो कह रहे हैं जी, FA US अटॉर्नी जनरल ने कहा है, गोमी इज एक्यूज्ड ऑफ एडिंग आवर डिक्लेयर्ड एनिमीज बाय सेलिंग US ओरिजिन कंप्यूटर networking parts to Iran and earning millions of dollars in violation of US sanction laws। अब ये वाली बात भी अहम है कि अगर सेंक्शंस थी तो सेंक्शन भी सावधान है, अमेरिका की जो सेंक्शन अमेरिका के अंदर रहने वाले लोगों पे तो लाजमी एप्लीकेबल होंगी, और अगर सेंक्शन थी इसके बावजूद वो कर रहा था तो फिर उसका पकड़ा जाना जो है वो कानून के तहत, इसके अलावा कोई चारा नहीं था। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन जो इल्ज़ाम सामने आए, जो डिटेल्स हैं, एक शॉकिंग हेडलाइन के तौर पे पिछले चंद घंटों से ये खबर दुनिया भर के मीडिया पे चलाई गई कि न्यूक्लियर प्रोग्राम को कुछ सप्लाईज जा रही थी। तो जब आप उसको पढ़ते हैं तो उसके अंदर जो खबर निकलती है वो यही लगता है कि वो सिर्फ कंप्यूटर बेच रहा था, नॉर्मल कंप्यूटर हार्डवेयर, और उसकी कोई ट्रांजैक्शन उसने हाइड की, या फिर ये बेचना भी जो सैंक्शन हैं ईरान के ऊपर उसकी खिलाफ वर्जी थी। क्या अमेरिका में से कोई भी बंदा कोई भी चीज़ ईरान को नहीं बेच सकता था, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली? इस बारे में अभी तफसीलात सामने आएंगी तो पता लगेगा। जो अपेरेंट नज़र आ रहा है उसमें कोई न्यूक्लियर डील वाली बात नहीं है, लेकिन ये जो खबर है ये शेयर की खुद काश पटेल ने, जो कि डायरेक्टर है FBI के, और उन्होंने लिखा, काश पटेल ने ये लिखा, इट इज़ सिंपल इफ़ यू बिट्रे दिस कंट्री वी विल फाइंड यू एंड यू विल फेस द जस्टिस। बहरहाल ये अहम खबर इस वक्त अमेरिका के हवाले से, और इसकी जो भी तफसीलात फर्दर आती चली जाएंगी वो आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन इसी हवाले से, ईरान के हवाले से ही जो अहम तरीन डेवलपमेंट हुई आज के दिन, द हाउस वोटेड टू एंड द वॉर इन ईरान एज 4 रिपब्लिकन साइडेड विद द डेमोक्रेट्स इन स्ट्राइकिंग रिब्यूक टू प्रेसिडेंट ट्रंप। अब ये है, ये सूरत हाल है कि अमेरिका के अंदर कांग्रेस की हद तक, हाउस की हद तक जो है वो एक मुश्किल सूरत हाल प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए पैदा होती चली जा रही है, और यकीनन उनके लिए कंटिन्यू करना मज़ीद से मज़ीद मुश्किल होता चला जाएगा। अगरचा हमने देखा कि एक तरफ वाज़े तौर पे ऐलान है सीज़ फायर का, लेकिन वायलेशंस दोनों तरफ से हुई हैं, और अमेरिका ने भी हमले किए, और पहले ईरान ने शायद कुछ हमलों का जवाब नहीं दिया, लेकिन जो लेटेस्ट हमले थे उसके जवाब में कुवैत के अंदर जो है वो कुवैत की एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया, वहाँ पे हमला हुआ, वहाँ पे जानी नुकसान भी हुआ, और थोड़ी सी गर्मा गर्मी हुई। लेकिन जो आपके साथ अपडेट शेयर करने वाली है वो ये है कि इसके बावजूद सदर ट्रंप ने जो बयान दिया वो यही है कि ईरान के साथ मुज़ाकरात में अफजोदा यूरेनियम अमेरिका के हवाले करने पर बातचीत जारी है, मायदे पर दस्तखत के करीब हैं। ये इसके बावजूद सदर ट्रंप ये कह रहे हैं। ईरान ने क्या कहा है वो भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन जो सदर ट्रंप कह रहे हैं वो बात वही, एक ही बात को वो रगड़ी चले जा रहे हैं मुसलसल। यूरेनियम की बात इस सारे मामले में है ही नहीं, ये सिर्फ मीडिया कंजम्पशन के लिए है। मैंने आपको बार बार ये अर्ज़ किया। तो ज़रा ईरान की हमेशा से डिक्लेयर्ड पॉलिसी है कि हम कभी भी एटम बम नहीं बनाएंगे, और ये बात कोई ईरान के किसी आम ओहदेदार की तरफ से नहीं, उनके सुप्रीम लीडर्स की तरफ से मुसलसल कही गई है। तो आखिरी सुप्रीम लीडर के अलावा जो इस वक्त हैं, तो इनकी पॉलिसी क्या होगी वो खैर बाद में सामने आएगी। लेकिन जो अफजूदा यूरेनियम के हवाले से भी बात ईरान की शायद कोई बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टैंडिंग नहीं है। मामला जिस तरह मैंने बारहा एक्सप्लेन किया कि सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल की जो ख्वाहिशात हैं उनका है कि किस हद तक ईरान को प्रेस करना है, दबाना है, और अमेरिका साफदार है कि इन तीनों ममालिक को, जो कि बहुत अहम है, अगरचे अमेरिका बहरीन और कुवैत और जो कतर है उसको भी साथ लेके चल रहा है, लेकिन इन 3 ममालिक की जो ख्वाहिशात हैं इनके हुक्मरानों की, उसको पूरा करना बहुत ही ज़रूरी है अमेरिका के लिए, और उसी के मुताबिक ही जितनी भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो उसी सिमत में जा रही हैं। ईरान की तरफ से भी यही कहा गया है कि जो इन तमाम वाक़यात के बावजूद, यानी कि उन्होंने कोई सीज़ फायर ख़त्म होने का कोई बात नहीं की, अगरचे दोनों साइड्स ने एक दूसरे के ऊपर हमले किए, लेकिन ईरान की तरफ से यही कहा गया कि जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है ये 4 मुख्तलिफ मराहिल में इम्प्लीमेंट किया जाएगा।
यानी कि वहाँ से भी यही बात आई कि जो मामलात आगे चल रहे हैं एग्रीमेंट के ऊपर पहुँचने के, वो उनका सिलसिला जारी है इन हमलों के बावजूद जो कि सीज़ फायर की वायलेशन में हुई। ये तो खैर ईरान की सूरत हाल के हवाले से जो लेटेस्ट अपडेट्स वो आपके साथ शेयर की। आज का सबसे अहम मौजू जो है वो जनरल आसिम मुनीर की ये ख्वाहिश कि आइन के अंदर अब एक 28वीं तरमीम भी की जाए। ये वो बात है जो हम पहले दिन से डिस्कस करते चले आ रहे हैं। जब 26वीं आइनी तरमीम के लिए मौलाना फजलुर रहमान के साथ बातचीत हो रही थी, एक ऐसी सूरत हाल थी कि अगर मौलाना फजलुर रहमान स्टैंड ले जाते आइन के लिए, जमहूरियत के लिए, पाकिस्तान के लिए, तो जितना मर्जी जोर लगा लेते। हमारे यहाँ बाद लोग जो हैं बिल्कुल वन साइडेड कन्वर्सेशन करते हैं, डिस्कशन करते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, फ़ौज इतनी ताकतवर है और फ़ौज ये कर देगी। फ़ौज को अगर पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग पाकिस्तान के लिए, आईने पाकिस्तान के लिए खड़े होकर अगर कोशिश करें तो फ़ौज के लिए बहुत मरतबा नामुमकिन हुआ है पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना। फ़ौजी जनरलों के लिए ये मुश्किल हुआ है, इसकी मिसालें मौजूद हैं। बहुत मरतबा फ़ौजी जनरलों का जो लूट मार का जो एक मनसूबा हमेशा से होता है, उसको पुश बैक मिले हैं सिविलियंस की तरफ से। ये आखिरी मौका मौलाना फजलुर रहमान के हाथ में आ गया। ओवरऑल हाउस की कंपोजिशन ऐसी थी, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान, साफ पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है वो पहले मिल चुके हुए थे। अगर चाहे पीटीआई के बंदे तोड़ने की बात भी थी, लेकिन बंदे तोड़ने का एहतमाम किया गया था, उसके बावजूद नंबर पूरे नहीं थे। मौलाना फजलुर रहमान सिर्फ आईने पाकिस्तान और पाकिस्तान के साथ खड़े हो जाते, लेकिन उन्होंने जमीयत उलमा इस्लाम की जो 78 साल तारीख है वो बरकरार रखी हमेशा से कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ही खड़े हुए। उन्होंने वोट दिया और उस वोट के नतीजे में जो तमाम इख्तियार है वो साफ ज़ाहिर है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के हाथ से भी निकल के मुकम्मल तौर पे फ़ौज के पास चला गया। वो तरमीम ही ऐसी थी जिसके नतीजे में अदलिया को कंट्रोल किया जाना था, और सुप्रीम कोर्ट जो एक मामले पे पहले फैसला दे चुकी हुई थी कि जिसने जितनी नशिस्तें जीती हैं आम इंतखाबात के अंदर, उस तनासुब से उसको नशिस्तें मिलेंगी जो रिज़र्व सीट्स हैं। और साफ ज़ाहिर है वो रिज़र्व सीट्स जब उनको मिलती जिनका हक था, तो कभी भी पार्लियामेंट का जो कब्ज़ा है वो मुकम्मल ना होता। इसके बावजूद लोगों को अगवा किया गया, लोगों की माओं, बहनों, बेटियों को अगवा किया गया। पार्लियामेंटेरियन ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होकर ये सारी कहानियाँ, दर्दनाक कहानियाँ बताईं, और ये अल्टीमेटली मौलाना फजलुर रहमान की मदद से, जमीयत उलमा इस्लाम की मदद से ये तरमीम हुई। जब तरमीम हो गई तो फिर बात ही ख़त्म हो गई। फिर आगे 27वीं तरमीम ने आना ही आना था। वो तरमीम आई और 27वीं तरमीम के अंदर अदलिया के इदारे को मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया गया। जो कत्ल गारत मुल्क के अंदर हुई थी, आम शहरियों को कत्ल किया गया था, जहाँ पे 9 मई जैसा वाक़या हुआ जिसमें 20 पाकिस्तानियों को मारा गया। आज के दिन तक जो इस्टेब्लिशमेंट का चैनल है, न्यूज़ चैनल है, और जो मीडिया ग्रुप है, और जो इस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड लोग हैं, वो 9 मई को रियासती इदारों के ऊपर हमला करार देते हैं। हालांकि रियासती इदारे का एक बंदा भी नहीं मरा, दूसरी साइड के कई बंदे मारे गए, लेकिन इल्ज़ाम उनके ऊपर है। और साफ ज़ाहिर है कि वो इल्ज़ाम ऐसा है कि उस इल्ज़ाम के तहत फिर पूरे सिस्टम को कंट्रोल किया गया। और फिर 27वीं जो आइनी तरमीम थी उसके ज़रिए फील्ड मार्शल का स्टेटस हासिल करने का एक मकसद था, वो सामने आया। और फील्ड मार्शल के ओहदे को जो है वो किसी भी तरह की दहशतगर्दी या कत्ल गारत के मुकदमात या किसी भी तरह के मुकदमात में मुकम्मल तौर पे इम्यूनिटी दे दी गई कि उनको कभी भी प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकेगा किसी भी केस के अंदर। और ज़ाहिर है कि ये उनका डर और खौफ जो है वो बड़ा वाज़ेह था इस सारे मामले के अंदर। और मैंने इसके बारे में अपने देखने वालों के साथ यही अपनी राय शेयर की थी कि इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं थी। जब तक आसिम मुनीर वर्दी के अंदर हैं, पाकिस्तान के बादशाह हैं, कायम हैं, उनके तमाम रिश्तेदार जहाँ जहाँ नौकरियाँ कर रहे हैं, जहाँ जहाँ कारोबार बिजनेस कर रहे हैं, वो सब कुछ बढ़ता फलता फैलता रहेगा। जो जियो न्यूज़ या जो मीडिया हाउसेस हैं वो सना खानी बादशाह की करते रहेंगे, और कोई प्रॉब्लम कभी भी उनको आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन जिस दिन वो इस ओहदे पे नहीं रहेंगे, तो जिस तरह उन्होंने, जनरल आसिम मुनीर ने आइन को पाँव के तले रौंदा है, कुचला है आइन को, इसी तरीके से ये जंगल के अंदर यही होता है, जहाँ रूल ऑफ जंगल हो, उसी तरीके से आने वाला शख्स भी इस आइन को रद्दी की टोकरी में ही फेंकेगा, और किसी भी चीज़ की कोई अहमियत नहीं होगी अगर उनका इक़्तिदार ख़त्म हुआ, जिसके कोई इम्कानात ऑब्वियसली नहीं है। वो अपने मुखालिफिन को कुचलते चले जा रहे हैं अपने पाँव के तले, लोगों की ज़िंदगियों को अजीरन उन्होंने बनाया हुआ है। लेकिन साफ ज़ाहिर है कि उनके पास ताकत है, इक़्तिदार है,
इख्तियार है और उनको कोई भी प्रॉब्लम किसी तरह का नहीं हो सकता जब तक वो इक़्तिदार में। जब नहीं होंगे तो फिर आइन रद्दी की टोकरी ही है। आइन पाकिस्तान का ताकत ही है, जिसके पास ताकत है वो जो कहे वही बात सही है। अब 28वीं आइनी तरमीम के ज़रिए जो है वो इस्टेब्लिशमेंट अपनी बड़ी पुरानी ख्वाहिशें जो है वो पूरी करने की तरफ जा रही है। एक मुतालबा, दो बुनियादी बातें जो आपके सामने रखने वाली हैं वो ये हैं कि एक मुतालबा जो था बुनियादी वो पाकिस्तान में जो 4 सूबे हैं, आप जानते हैं कि वो बुनियादी तौर पे लसानी बुनियादों पर हैं, एथनिक बेसिस के ऊपर हैं, और जिसमें कोई बुरी बात नहीं है। पूरी दुनिया में कौमें जो हैं, ममालिक जो हैं, उनके अंदर मुख्तलिफ एथनिक जो कम्युनिटीज़ हैं वो बिल्कुल होती हैं। लिंग्विस्टिक बेसिस के ऊपर भी इस तरह की एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन्स रखी जाती हैं। इसके बावजूद कौमें मुत्तहद होती हैं, क्योंकि जो एक इख्तियार है, ताकत है, वो मुतलका जो फेडरेटिंग यूनिट्स होते हैं उनके पास होता है। अगर इख्तियार ना हो, सेंटर में हो, तो फिर मुल्क टूटते हैं, यकीनी तौर पे कमज़ोर होते हैं। अब सूरत हाल ये है कि जो 4 सूबे लसानी बुनियादों पे हैं, उसमें सिर्फ एक सूबे का मुतालबा ऐसा है कि वो सराइकी वसेब का जो सूबा है, कि वो पहले दिन से मुतालबा चला आ रहा है कि अगर आपने इन बुनियादों पे सूबे को बनाया हुआ है तो ये तो इलाके में, उस इलाके में लोग हमेशा से, सदियों से रह रहे हैं। ये वसेब, ये इलाका उनका है, और उनकी पॉपुलेशन को अगर आप देखें तो वो किसी भी तरीके से वो कंपेयर करती है कि उनका एक अलहदा से एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट हो, एक सूबा अलहदा हो, और वो सूबा जो है वो सराइकी वसेब कहलाए। अगरचे भावलपुर का भी एक मुतालबा अपनी जगह पे है, लेकिन बहरहाल वहाँ पे एक सूबा क्रिएट होना है, चाहे उसका कैपिटल भावलपुर हो या जो भी उसकी सूरत निकाली जाए। तो अब ये बुनियादी चीज़, इसके अलावा कोई मामला नहीं है। लेकिन ड्रामेबाजी क्या की जा रही है, जो इस वक्त लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश है, उसके अंदर पहली बात तो ये है कि ये कहा जा रहा है कि जिस तरह कराची का शहर है, जिस तरह गवादर है जो कि बलूचिस्तान का इंटीग्रल पार्ट है, वो इन्होंने छोड़े हुए हैं अपने बंदरनुमा लोग, फवाद चौधरी जैसे कि जो रोज़ाना गवादर के बारे में कोई ना कोई नई बात घड़ के लिख देते हैं। तो गवादर इंटीग्रल पार्ट है बलूचिस्तान का, और गवादर को, कराची को और गिलगित के एरियाज़ को जो है वो मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम करने की तजवीज़ का जिक्र है। इसके ऊपर बिलावल भुट्टो ने भी अपने एक खिताब में गिलगित बल्तिस्तान में बात की, और अपेरेंटली उन्होंने यही तासुर दिया कि वो इस्लामाबाद में रहने वाले लोगों के इस तरह के मंसूबों की मुखालफत करेंगे। लेकिन अब जो सूबों के हवाले से बात है वो इस तरह की बात है कि उनको पता है कि अगर हमने कोई 2 या 3 सूबे क्रिएट करने की कोशिश की तो उसकी मुज़ाहमत होगी, तो वो 29-30 सूबों की बात कर रहे हैं, और ये बिल्कुल बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। असल मकसद कोई और है, मैं उसके ऊपर आ रहा हूँ कि असल वो क्या करना चाह रहे हैं। असल लड़ाई साहब ज़रा पैसे की है, पैसे की लड़ाई होती है, जहाँ पे लॉलेसनेस हो, जंगल का कानून हो, जहाँ पे आपका ज़ाती मफाद जो है वो मुल्की मफाद के ऊपर मुकद्दम हो, जहाँ पे ताकतवर कुव्वतों यानी कि फ़ौजी जर्नेलों का जो काबिज़ होते हैं उनका वाहिद मतबा नज़र जो है वो लूट मार करना, पैसे बनाना, और पैसे को फिर पाकिस्तान से बाहर यूरोप, अमेरिका और दीगर डेस्टिनेशन पे शिफ्ट करना और अपनी प्रॉपर्टीज़ बनाना हो। वहाँ पे मुल्क के साथ वफादारी, मुल्क के साथ मोहब्बत के नाम की कोई चीज़ नहीं होती। तो यहाँ पे लड़ाई सारी पैसे की है। वो क्या लड़ाई है उसकी तरफ आते हैं। मैं आपको जो बुनियादी बात यहाँ पे आपके सामने रखना चाहता हूँ वो ये कि सूबों की बात जो एक फजूल बात की जा रही है वो ये कि बहुत बड़ी तादाद में सूबे बना दिए जाएं ताकि वो बात ही ख़त्म हो। ये बात है ही नहीं। इस तरह के मामलात जो हैं वो ना तो हो सकते हैं। एक लोगों को बेवकूफ़ बनाने की एक कोशिश है, ना ही उससे कोई एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर होगी। अगर सूबों की तरफ बढ़ने वाली बात है या नहीं है, इन एनी केस एक सूबा आपने बनाना ही बनाना है, सिर्फ इसलिए कि उस इलाके के लोगों को आपने सराइकी वसेब में आपने उनको महरूम रखा, उनको गरीब रखा, वहाँ पे आपने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं होने दी, वहाँ पे आपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होने दी, जो उनके वसाइल से उसका इस्तेहसाल किया, जो उनकी प्लस पॉइंट से उनको आपने कोई नेगेटिव निगाह से देखा, उनको अगर वहाँ से कोई फसल भी होती है तो आपने उसको उस तरह से उसकी वेटेज नहीं दी, उनको उनके हकूक़ उस तरह से नहीं दिए, उनको उनकी कीमत उस तरीके से नहीं दी, आपने उनका पानी भी उनको पानी से भी महरूम किया, सिर्फ पानी भी अपर पंजाब के लिए ही रखा। तो अब बुनियादी मसला वो सूबे का बनना है। आइनी तरमीम हो या ना हो, जब तक आप सूबा नहीं बनाते वो तो वो आगे आप बात कर ही नहीं सकते। बाकी किसी भी जगह पे जो सूबे की बात अगर की जाती है तो वो किसी तौर पे भी रैशनल नहीं है। जिस तरह कराची के ऊपर बात की जाती है, कराची बुनियादी तौर पे सिंध का हमेशा से एक हिस्सा है। कोई बंदा यहाँ पे उस हवाले से सूबों की तकसीम की बात नहीं कर रहा।
हमेशा से एक हिस्सा, हमेशा से, और जो पॉपुलेशन, जिस तरह जो उर्दू स्पीकिंग लोग आए पाकिस्तान में उस टाइम के ऊपर, वो हर इलाके में आए। वो सिर्फ कराची में नहीं है, वो हैदराबाद में भी है, वो सिंध के दीगर शहरों में भी है, वो पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी हैं। और वो इन्हीं पॉपुलेशंस के अंदर जो है वो उन्होंने सरायत की। और उर्दू सबकी ज़ुबान है, सबसे ज़्यादा उर्दू बोलने वाले और उर्दू चाहने वाले पंजाब के लोग हैं। तो बुनियादी तौर पे जो सूबे का मुतालबा है, या जिसकी बुनियाद है, जिसकी बेसिस है, वो सिर्फ सराइकी सूबे का मुतालबा है। और ये वो मुतालबा है जिसके ऊपर बाकायदा करारदाद मंजूर हो चुकी हुई है, लेकिन उस हवाले से कोई डेवलपमेंट आगे होती नहीं। तो अब आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए एक चीज़ जो नहीं हो सकती, उसका शोशा छोड़ा जा रहा है। उल्टा उन सराइकी वसेब के लोगों के ज़ख्मों के ऊपर जो है वो नमक छिड़का जा रहा है। जो असल बात है वो है NFC अवार्ड की। NFC अवार्ड को मुकम्मल तौर पे ख़त्म करना चाहती है हुकूमत। NFC अवार्ड, आप सब लोग समझते हैं कि वफाक और सूबों के दरमियान जो एक तकसीम है वसाइल की, कि इतने परसेंट जो है वो 51% जो है वो सूबों का है, या बाकी जो है वो वफाक का है। तो बुनियादी तौर पे वो वफाक का हिस्सा बढ़ाने की बात है। अब वफाक के पास तो कोई चीज़ होनी नहीं चाहिए, वफाक ने तो अपना जो निज़ाम चलाना है, सिर्फ उसके लिए जो उनको अखराजात चाहिए वही मिलेंगे। पूरी दुनिया में यही होता है। और जो जो सूबे कमा रहे हैं, या जो उनका मामला है, वो खुद ही वो अपने नज़म को वो लेकर आगे चलते हैं। और वफाक के पास सावधान दफ़ा होता है, और दफ़ा के हवाले से जो भी ज़रूरियात हों वो पूरी की जाती हैं हमेशा, और आइंदा भी की जाएंगी। वो हमारा मामला है, वो काबिज़ जर्नलों का मामला नहीं है। तो अब उसके अंदर जो लड़ाई है वो किस चीज़ के ऊपर है। मैं एक दोस्त से आज बात कर रहा था, वो एक्सप्लेन कर रहे थे कि बुनियादी तौर पे बात यह है कि जो शेयर डिफाइंड है ऑलरेडी प्रोविंसेस का, सूबे किसी भी तौर पे या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी वो जो शेयर है उससे पीछे हटने को तैयार नहीं है। फौज साफ ज़ाहिर है ये चाहती है कि जो वफाक है उसका हिस्सा ज़्यादा हो, ताकि उनको साफ ज़ाहिर है कि ज़्यादा शेयर मिले, और जो उनके ऊपर इल्ज़ाम आता है बजट के ज़्यादा इस्तेमाल का, वो एक बयानिया मुख्तलिफ तरह का बना सके, और कोई बात नहीं है। अब सूबों का ये कहना है, खुसूसन जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनका ये कहना है, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है वो तो पूरी तरह फौज को सपोर्ट कर रही है। PMLN से मुंसलिक जितने भी लोग हैं वो इसी हवाले से तहरीरें भी लिख रहे हैं, ट्वीट्स भी कर रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, लोगों को कन्विंस कर रहे हैं कि 18वीं तरमीम के अंदर क्या क्या नुकाइस हैं और इसको अंडू करना ज़रूरी है। और उसकी वजूहत जो है वो अपनी जो भी फ़ौज के एक टॉकिंग पॉइंट्स हैं उसको वो सामने ला रहे हैं। लेकिन बुनियादी तौर पे बात यह है कि जो सूबे हैं उनका ये कहना है कि अगर वफाक को ज़रूरत हो कभी किसी हवाले से तो हम देने को तैयार हैं, लेकिन जो अपना आईनी हक है कि इतना शेयर हमारा है वो हम कभी भी सरेंडर नहीं करेंगे। और बुनियादी तौर पे उसी हक की डेफिनेशन के ऊपर तो आपकी फेडरेशन कायम है, लेकिन साहब मकसद फेडरेशन को तोड़ना है। जो पाकिस्तान के दुश्मन है उनकी प्लानिंग बड़ी लंबी है, ये बुनियाद डालना चाहते हैं नफरत की। यहाँ पे इस तरह की हरकतें करके ये बुनियाद, सब ज़रा ये कहना एक बिल्कुल बचगाना बात होगी कि अगर ऐसे कर दिया तो मुल्क टूट जाएगा। मुल्क ऐसे नहीं टूटा करते, लेकिन मुल्कों के टूटने की बुनियाद ऐसे ही रखी जाती है जैसे ये अब सिर्फ वो एक हिस्सा बढ़ाने के लिए उसके अंदर। और जब दूसरी तरफ से बड़ा ही एक मस्बत जवाब जो है वो दिया जा रहा है खुसूसन सूबा सिंध की तरफ से कि अगर वफाक को कभी ज़रूरत हो तो हम बिल्कुल देने को तैयार हैं, चाहे वो 200 अरब लेना चाहें, 400 अरब लेना चाहें। जब एक ज़रूरत है तो है, लेकिन आइन के अंदर आप तब्दीली नहीं कर सकते। जो राइट है हमारा, हमारे शेयर का, उसको आप तब्दील नहीं कर सकते। फिर आप फेडरेशन को तोड़ने की बात कर रहे हैं, फिर आप फेडरेशन के खिलाफ जा रहे हैं, फिर आप पाकिस्तान के खिलाफ जा रहे हैं। ये वो बुनियादी नुकता है, ये बुनियादी वो इख्तलाफ है जो चल रहा है। नाज़रीन, प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। आपसे फिर मुलाकात होती है।